नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, मेरे साथ हैं अंशुमान जी, ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी, आप यात्राओं पर हैं संभवतः? जी, हाँ, मैं यात्रा पे हूँ प्रवास पर और बाहर से हम खर्चा पानी का ये एपिसोड शूट कर रहे हैं और सुबह-सुबह हमारी खबर हमारी सुबह जो है वो सिद्धांत 2-3 एक साथ बड़ी खबरों के साथ हुई और कल शाम को जब हम अगले दिन के खर्चा पानी की तैयारी कर रहे थे, तब भी एक बड़ी खबर हमारे हाथ में थी। हाँ, ख बड़ी खबर आ हाँ, चुकी थी तो और हमने लगा कि अब भाई अब इसको उठाया जाए और सुबह-सुबह हमने लीड जी, चेंज की, सर आज ये चीज़ हटाएँगे, ये चीज़ रखेंगे। जी। तो खर्चा पानी में आज की जो बड़ी लीड्स हैं, वो क्या-क्या हैं, वो बता देते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ब बैठक हो चुकी है, उससे जो अपडेट निकल के आए हैं, उसको छोटे में डिस्कस करेंगे हम। उसके अलावा फ्लिपकार्ट पे किस बात का बट्टा लगने जा रहा है, किस बात का फाइन कट रहा है, किस बात की रसीद काटी जा रही है इतने लंबे चौड़े फाइन की, वो देखा जाएगा। उसके बाद हम विस्तार से डिस्कस करेंगे अमेज़न और फ्यूचर रिटेल की डील का मामला। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है आज, अमेज़न के पक्ष में दिया है और फिर रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सिंग को स्क्रैप करने के मूव पर बात करेंगे, जिसका शायद एक बड़ा फायदा आगे आने वाले समय में दिखाई दे। अंशुमान जी, सबसे पहले आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कमेटी की बैठक जो हुई है उसमें क्या निकल के आया है? रेपो रेट तो अनचेंज्ड है, 4% पे ही है। सिद्धांत 7वीं बार लगभग ये 7वां मौका है जब रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी का कोई संकेत नहीं दिया है। यानी वो दुविधा बरकरार है कि हम ब्याज दरें बढ़ाएं और बाजार में महंगाई रोकें या उद्योग को सस्ते कर्ज की मदद दे सकें। हम कई बार खर्चा पानी में इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ब्याज दरों में कटौती के बाद भारत में कर्ज की मांग नहीं बढ़ी। ब्याज दरें सस्ती होने के बाद ना तो हाउसिंग लोन में उतनी तेज ग्रोथ आई, ना इंडस्ट्रियल लोन में उतनी ग्रोथ आई। तो ये एक तरीके की बिनाइन मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें स्टेटस को बनी हुई है। स्टांस जिसको कि हम मॉनेटरी भाषा में काफी महत्व दिया जाता है कि बैंक सोच क्या रहा है। तो बैंक ने स्टांस को एकोमोडेटिव रखा है, जिसका मतलब है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे ब्याज दरों में कमी की जाएगी, पर रेपो रेट अपने रिकॉर्ड लो स्तर पर 4% पर बनी हुई है। दो महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आती हैं जो ज्यादा जरूरी है जानना। एक चीज तो ये कि आरबीआई ने महंगाई में बढ़ोतरी को रेखांकित किया है। कहा है कि महंगाई पिछले 2 महीनों में तेजी से बढ़ी है, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। इसके अलावा महंगाई को की ट्रेजेक्टरी को लेकर अभी आरबीआई बहुत स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आर्थिक विकास दर का इस साल का जो आकलन है वो 9.5% पर बरकरार रखा गया है। यानी आरबीआई भी ये मान रहा है, बाकी सारी एजेंसियों के जो आकलन हमारे पास आए हैं, चाहे वो आईएमएफ का हो, स्टैंडर्ड एंड पुअर और बाकी लोगों का हो, कि भारत की आर्थिक विकास दर इस साल रिकवरी के बावजूद, जिस रिकवरी की संभावना दिखाई दे रही है, दहाई के अंकों में नहीं होगी। यानी अगर आप 9.5% के आर्थिक विकास दर के आकलन को अंतिम मान लें और माने कि इसी स्तर से भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था इस साल ग्रो होगी, तो पिछले साल का नुकसान निकालने के बाद हम 1 से 1.5% के आसपास की आर्थिक विकास दर की उम्मीद इस वित्त वर्ष में कर सकते हैं, बशर्ते तीसरी लहर हमें बचाकर रखे, जो देश के कई हिस्सों से उभरने लगी है। हाँ, तीसरी लहर उभरने लगी है, 44,000 केस आज ही रजिस्टर किए गए हैं पिछले 24 घंटों में। शायद आगे आने वाले समय में केसों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है दूसरे हिस्सों में भी। अच्छा अंशुमान जी, जिसके बाद हम अगर मॉनेटरी पॉलिसी के आगे चलें तो हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट को जो नोटिस सर्व होने वाला है, चालान काटा जा रहा है, लगभग-लगभग 30,000 करोड़ से ज़्यादा का चालान है वो। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो चालान काट रहा है। फ्लिपकार्ट की ओर से अभी कोई भी बयान नहीं आया है लेकिन इस इस नोटिस का इस फाइन का मतलब क्या है? क्यों काटा जा रहा है? छोटे में। सिद्धांत 2012 से फ्लिपकार्ट, जब से वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट की डील हुई है और वो डील सिंगापुर के माध्यम से हुई थी, फ्लिपकार्ट की सिंगापुर सब्सिडियरी के जरिए, तब से फेमा वायलेशन के मामले में फ्लिपकार्ट ईडी के निशाने पर है। ईडी लगातार उसे देख रहा है। आज जो खबरें हमारे पास आई हैं उसमें 10,600 करोड़ रुपए की नोटिस जाने की बात है। ये माना जा रहा है कि फ्लिपकार्ट ने जो डील की और अपनी स्टेक्स वॉलमार्ट को बेची, जो अमेरिका का बिगेस्ट रिटेलर कंपनी है, उस डील में फेमा के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं हुआ है, ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं। पिछले ही महीने फ्लिपकार्ट ने अपने ये अनाउंस किया था कि वो करीब $3.6 बिलियन, लगभग 26,000 करोड़ रुपए की फंडिंग
कनाडा के एक पेंशन फंड जीआईसी के जरिए लेने की कोशिश कर रही है और उसकी तैयारी कर रही है। इसके अलावा सॉफ्ट बैंक विजन फंड से भी उसे पैसा मिल रहा है। अब इस बीच में जब हम बहुत सारी और खबरें देख रहे हैं निजी क्षेत्र की कंपनियों के भारत में निवेश को लेकर, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, जैसे अमेजन के निवेश का मुद्दा है या केन के निवेश का मुद्दा है, उस बीच में ईडी की का स्कैनर या ईडी का शिकंजा वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट के आसपास कसने लगा है। और ये डील जो वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के बीच की डील है, ये पिछले 5-6 सालों से कई वजहों से सवालों के घेरे में भी है और भारतीय एजेंसियां इसे करीब से परख भी रही हैं। अब इसमें फ्लिपकार्ट क्या जवाब देती है, ईडी के नोटिस का क्या नतीजा निकलता है, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। अब अंशुमान जी, अमेजन और फ्यूचर रिटेल डील का मामला, अमेजन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मतलब कि रिलायंस जो 3.4 बिलियन डॉलर का की जो डील थी, जिसको फ्यूचर ग्रुप के रिटेल के शेयर उसको खरीदने थे, एसेट्स खरीदने थे, रिलायंस नहीं खरीद सकता है। इसके खिलाफ अमेजन जा चुका था सुप्रीम कोर्ट, जिसके बाद भी जजमेंट आया है। तो सबसे पहले तो सवाल यही है कि छोटे में जानते हैं कि ये मामला क्या था, फिर उसके बाद हर्डल्स क्या थे अमेजन के सामने, और इस तरह के इस जजमेंट के आने के बाद इस तरह के मामलों में, इस मामले में ही अगर देखें तो क्या हासिल होता है, अंशुमान जी? सिद्धांत, ये मेरे हिसाब से भारत के कॉर्पोरेट राइवलरीज के इतिहास का बहुत बड़ा डिसीजन है और इसके बहुत सारे बड़े इंप्लीकेशन हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि इसमें भारत की एक बड़ी दिग्गज रिटेल कंपनी शामिल थी, उसको सिंगापुर से मिला एक अवार्ड शामिल था, और एक विदेशी रिटेल दिग्गज या अमेजन जैसी कंपनी शामिल थी। संक्षेप इतिहास समझें, फिर समझें कि इसके 3 बड़े असर क्या होने वाले हैं तत्काल भारत के कानूनी ढांचे पर, भारत के बाजार पर और भारत के पूरे बैंकों के स्ट्रक्चर पर, क्योंकि ये इतने वाइड रेंजिंग इंप्लीकेशन वाला या असर वाला निर्णय है। डील ये थी कि फ्यूचर रिटेल बुरी तरह से कर्ज में थी, करीब 6,500 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज था। फ्यूचर रिटेल ने रिलायंस के जब रिलायंस ने अपने आप को रिटेल में एंटर किया, मुकेश अंबानी की कंपनी ने, तो फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के बीच एक डील हुई जो करीब 24,000 करोड़ की डील थी। पूरा बायआउट था, फुल बायआउट था। उसके जरिए रिलायंस अपने आप को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन रिटेल में भी स्टेब्लिश करना चाहती थी। हमें पता है कि फ्यूचर रिटेल का नेटवर्क भारत में सबसे बड़ा है बिग बाजार और कई सारे बड़े ऑर्गेनाइज रिटेल के ब्रांड फ्यूचर रिटेल के पास हैं। किशोर बियानी की एक कंपनी भारत में ऑर्गेनाइज रिटेल की पायनियर कंपनी थी। भारत में ऑर्गेनाइज रिटेल किशोर बियानी ने शुरू किया था। कर्ज के में दबी ये कंपनी बेची गई रिलायंस को। इस डील के बीच में आकर खड़ी हो गई अमेजन, जिसने फ्यूचर रिटेल की एक सब्सिडियरी से एग्रीमेंट किया था इक्विटी शेयर बेचने का, और जिसमें अमेजन का यह दावा था कि यह डील इसलिए गलत है क्योंकि पहले किशोर बियानी को अगर कंपनी बेचनी थी तो उन्हें अमेजन से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि उसके पुराने पार्टनर में थे। यह कानूनी लीगल झगड़ा चला। यह झगड़ा सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट तक गया और सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट से अमेजन के फेवर में यह रिजल्ट आया, जिसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि इसे भारत के लॉ में इन्फोर्स ना किया जाए। ये तो रहा इसका किस्सा और इतिहास। अब इस फैसले के 3 प्रमुख असर देखें हम हमारे यहां। सबसे पहला प्रमुख असर यह है कि इस फैसले के साथ अब रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की डील पूरी तरह स्टक हो गई, ब्रेक हो गई और स्टक हो गई। यानी अमेजन जिसको लेकर भारत की अदालतों से लेकर अंतरराष्ट्रीय अदालतों तक लड़ती रही, उसमें इस अमेरिकन रिटेल जायंट ने इस भारत के बाजार की सबसे बड़ी रिटेल डील को रोक दिया है। 24,000 करोड़ की डील थी। अब इसका असर 2 कंपनियों पर सीधा दिखाई देगा। पहला तो इस पर यह दिखाई देगा कि रिलायंस का जो रिटेल का ऑनलाइन ऑफलाइन रिटेल का प्लान था वो फंस गया है, क्योंकि रिलायंस को अब अगर फ्यूचर रिटेल नहीं मिलती है, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कि कोई और दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाए अभी की स्थिति में, तो रिलायंस को अपने ऑफलाइन नेटवर्क को बनाने के लिए, यानी रिटेल स्टोर्स को खोलने के लिए, छोटे बड़े रिटेल स्टोर्स को खोलने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा। तो इसका असर रिलायंस रिटेल की भविष्य की योजनाएं, जो अगले 3-4 साल 5 साल की योजनाएं थी, उन पर सीधा पड़ेगा। दूसरा जो बड़ा असर है वो फ्यूचर रिटेल के बैंकरप्ट होने पर पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर रिटेल या किशोर बियानी इस कंपनी को अपना 6,500 करोड़ रुपए का कर्ज उतारने के लिए बेच रहे थे। अब जबकि ये कंपनी नहीं, ये डील रुक गई है, तो या तो ये कंपनी अमेजन खरीदेगी और इस कर्ज को चुकाने में किशोर बियानी की मदद करेगी, या फिर बैंकर्स जो
किशोर बियानी पर कर्ज की वसूली के लिए इस 24,000 करोड़ रुपए के सौदे का, मुकेश अंबानी और बियानी के सौदे का के रेगुलेटरी अप्रूवल्स का अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहे थे, वो अब किशोर बियानी के पीछे जाएंगे। यानी एक नए किस्म का की होड़ और खबर और खींचतान शुरू होगी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो हमें समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंगापुर के आर्बिट्रेशन अवार्ड को इंडिया में इन्फोर्सेबल कर दिया है। यानी ये अपने आप में एक नजीर बन सकता है कि अगर कोई कंपनी दुनिया के किसी कोर्ट से आर्बिट्रेशन अवार्ड लेकर आती है सिद्धांत, तो भारत में लागू हो सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने ऑर्डर में यह कहा है कि अवार्ड इन्फोर्सेबल है। यानी अगर आप भारत की अदालतों से बाहर से भी कोई फैसला लेकर आते हैं और वो फैसला भारत के जमीन में पर लागू होना है, तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नजीर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। हम जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर में बढ़ रहे हैं, भारत आर्बिट्रेशन की जो इंटरनेशनल कंसेंसस है उसका पार्ट है। भारत की कंपनियां अलग अलग जगह, भारत में निवेश करने वाली कंपनियां और भारत से निवेश करने वाली कंपनियां दुनिया के अलग अलग जगह आर्बिट्रेशन अदालतों में मुकदमे लड़ रही हैं। इस फैसले का मतलब यह है कि अगर वो फैसले आते हैं भारत के पक्ष में तो उन्हें भारत में लागू किया जाएगा। ये तीन इसके बड़े तत्काल बड़े असर हैं। भारत के रिटेल स्पेस में, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्पेस में एक बड़ा शेकअप इससे दिखाई देगा। अब अगली जो संभावना है हम यहां से निकाल सकते हैं, वो पहली संभावना यह है कि शायद किशोर बियानी को, इस कंपनी को वापस अमेजॉन को बेचना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है, इसके बाद हम अगली खबर पर चलते हैं, अगर ऐसा होता है सिद्धांत, तो फिर अमेजॉन भारत के बाजार में रिटेल, ऑनलाइन रिटेल के साथ ऑफलाइन रिटेल की भी सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। वो विराट नेटवर्क भारत में सैकड़ों स्टोर्स का, ब्रांड्स का, जो किशोर बियानी ने तैयार किया था, अगर वो कंपनी अमेजन के हाथ में चली जाती है, तो अमेजन को भारतीय रिटेल बाजार में ऑनलाइन और ऑफलाइन की सबसे बड़ी बढ़त मिल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप का कर्ज कैसे चुकाया जाएगा, इस पर हमें थोड़े समय बाद पता चलेगा। इतनी जानकारी हमारे पास जो हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा अदालत का फैसला आने के ठीक 2 घंटे बाद कर रहे हैं। जितनी सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, इसे देखते हुए। और आज की हमारी आखिरी खबर, कल यानी 5 अगस्त को सामने खबर आ गई कि मोदी सरकार जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सिंग को हटाने के लिए, इनकम टैक्स एक्ट से हटाने के लिए बिल लेकर आ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बिल लेकर आएंगी अब सदन में। क्या है, मैं उसके जो कोर्स पॉइंट्स है मैं वो बता दे रहा हूं। उसकी फाइनल डिटेल्स अंशुमान जी आपके सामने रिवील करेंगे। जो 28 मई 2012 की तारीख है, उसके पहले के केसेस पे ये लागू होगा। सरकार पैसे वापस करेगी लिए गए हैं, लेकिन कंडीशन है 2, और 2 बहुत मजेदार कंडीशंस हैं वो। विड्रॉल ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, कोई सरकार के खिलाफ कोई, अगर आप किसी कंपनी ने बड़ा मुकदमा किया हुआ है, वो मुकदमा वापस लेना पड़ेगा। और दूसरा, अंडरटेकिंग देनी होगी कि कोई भी डैमेज क्लेम फाइल नहीं किया जाएगा। अंशुमान जी, इसके आने के बाद से केयर एनर्जी और वोडाफोन का मामला बहुत ज्यादा उठ गया है कि क्या सरकार अब फाइनली अब सेटल कर ले जाएगी। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सिंग कितनी सही थी, हटाना कितना सही फैसला है, कितना गलत फैसला है, इस पर बातचीत कर लेंगे। और इसके बाद इसके जो प्रभाव पड़ने वाले हैं केयर एनर्जी जैसे केस पे, जहां पे वो न्यूयॉर्क में एयर इंडिया को ही पूरा खत्म करने जा रहे थे, और एक और हमने केस डिस्कस किया था बीते दिनों, वहां पर भी यही था, और वोडाफोन का मामला। अंशुमान जी। सिद्धांत, ये भारत की राजनीति के 2 चेहरों का मामला है। भारत की राजनीति टैक्स पॉलिसी में कितनी पोलराइज्ड और विभाजित है, उसके 2 चेहरे हैं, ये हमें दिखाई देता है। हम 2 सरकारों के बीच में आ गए, 2012 से और 2020 के बीच में। जब ये टैक्स लगाया गया प्रणब मुखर्जी के दौर में, तब विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने इस टैक्स को रिप्रेसिव और भारत के उद्योगों में और निवेश को प्रभावित करने वाला टैक्स कहा कि पिछली तारीख से आप टैक्स कैसे लगा सकते हैं। स्वाभाविक सी बात थी कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन किसी भी तरह से टैक्सेशन की पॉलिसी का अच्छा टैक्स नहीं माना जाता, क्योंकि कंपनी निवेश करने आ रही, वो अपने अगले 5 साल के कार्यक्रम को बनाकर निकाल रही है और आप पीछे से जाकर उससे पैसा वसूल करने लगे। हालांकि जो लोग उस समय विपक्ष में बैठकर इस पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें इसको खत्म करने में 7 साल लग गए।
इस बिल को अमेंडमेंट को लाने में। और अगर आप इसमें एक तर्क और जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं कि इसी सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से पिछली तारीख से एजीआर वसूला। एजीआर वसूला था जी, एकदम वसूला सही कहा। तो पिछली तारीख से एजीआर वसूला, जिसके कारण वोडाफोन आज डूबने के कगार पर पहुंच गई है। ये मामला भी सरकार ने के दूरसंचार विभाग ने अदालत में लड़ा, लेकिन एजीआर का केस दूसरा है। सरकार ने को ये फैसला लेने में या अमेंडमेंट करने में जिस एक चीज की वजह या जिसने बाध्य किया वो था केन एनर्जी का डिसीजन। केन एनर्जी का डिसीजन आने के बाद, पेरिस में भारत की प्रॉपर्टीज पर टेम्परेरी सीजर हो जाने के बाद, न्यूयॉर्क और अन्य दुनिया के देशों में केन एनर्जी की निगाह उस पर आ जाने के बाद सरकार को समझ में आया कि उसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को नलिफाई कर देना चाहिए, बरी कर देना चाहिए। ये जिंदा था, ये बराबर जिंदा था। हालांकि ये इस सरकार के भूतपूर्व वित्त मंत्री जो अब नहीं है, उन्होंने शायद, अरुण जेटली ने शायद रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया था उस दौर में, जब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सबसे बड़ी गलती की थी इस टैक्स को लगाकर। लेकिन उसे बनाए रखने में इतना समय लगा और उसकी वजह ही हुई कि भारत के खिलाफ केन एनर्जी कोर्ट में गई और जो सारी किरकिरी या जो सारा एम्बेरसमेंट इंडिया को फेस करना पड़ा वो हमारे सामने है। पर फाइनली ये बरी हो गया, ये खत्म हो गया और एक बहुत रिग्रेसिव प्रोविजन खत्म हुआ। अब इसका असर हमारे सामने क्या होगा? दो केसेस हमारे सामने ताजे हैं। वोडाफोन में भी सिंगापुर कोर्ट ने फैसला किया वोडाफोन के फेवर में, जिसके खिलाफ भारत सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाला हुआ है। और केन के फैसले में तो आर्बिट्रेशन कोर्ट से अवार्ड ही ले आई केन अपने फेवर में इसको लेकर। अब यहां से इसके दो इंप्लीकेशंस होते हैं। ये बिल पास हो जाने के बाद सरकार ने शर्त रखी है कि वो कंपनियों से डिमांड वापस ले लेगी। अभी टैक्स तो पेमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तो टैक्स पेमेंट का पूरा टैक्स पेमेंट नहीं हुआ, अभी तो केसेस चल रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि अब इन कंपनियों पर निर्भर करता है सिद्धांत, वोडाफोन और केन पे खास तौर पर, कि क्या वो सरकार कोई अंडरटेकिंग देंगी लिखित में क्या वो कंपनियां सरकार से अपने आर्बिट्रेशन अवार्ड्स को कैंसिल करेंगी, अपने केसेस वापस लेंगी और सरकार को लिखित में ये कहेंगी कि नहीं, अब हम आपके इस प्रोविजन से सहमत हैं, हम अपने केसेस वापस लेते हैं। क्या वो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने हुए नुकसान की भरपाई और वसूली करेंगी? कौन सा पैसा उन्हें वापस किया जाएगा? पैसा वापस करने की तो बात है, प्रोविजन तो इन्होंने। हाँ, तो अगर वो वसूली करेंगी तो वसूली कितनी हो सकती है इस समय इतने के दौरान? ये कुछ हिस्से अभी फाइन प्रिंट में क्लियर नहीं है, लेकिन फंडामेंटली भारत को इतना समय लगा एक टैक्स पॉलिसी को बदलने में, जो कि एक पिछली सरकार की गलती थी, उसे रिकूप करने में, उसे बदलने में सरकार को इतना समय लगा। लेकिन हम कम से कम मान सकते हैं कि अब भारत में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कम नहीं होगा। शायद सरकारें आने वाले समय में और समझदारी दिखाएं और टैक्स के नियमों को, लाइसेंस के नियमों को, रेवेन्यू शेयरिंग के नियमों को इतना पारदर्शी करें कि कम से कम कंपनियों को पता तो है कि जो निवेश करने आ रही है उनका भविष्य यहां भारत में क्या होने वाला है। अब निगाह इस पर है कि वोडाफोन की प्रतिक्रिया क्या आती है इस पर। केन ने भी कोई खुलकर प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। उन्होंने कहा है कि हम इस कानून की इस व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद हमें यह पता चलेगा कि इन दोनों कंपनियों ने सरकार की इस पहल पर किस तरीके का रिएक्शन दिया है। और ये भी देखना होगा कि विपक्ष में बैठे हुए इस समय जो लोग हैं, जो उस समय सत्ता में थे, वो इस पूरे बिल पर जब डिबेट होती है तो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये लगाया था और उन्होंने इसे जस्टिफाई किया था उस समय जब ये लगाया गया था। अब उसका खुलकर विरोध करने वाले पूर्व वित्त मंत्री भी अब नहीं है, उसे लगाने वाले वित्त मंत्री भी नहीं है अब। लेकिन उसका असर हम आज तक भारत के टैक्स सिस्टम पर, भारत के में निवेश करने वाली कंपनियों पर झेल रहे हैं। और इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सरकारों से प्राग्मेटिक होने की उम्मीद की जाती है, सरकारों से पूर्वाग्रही या पिछली तारीखों से चीजें करने की उम्मीद नहीं की जाती। सरकारों से हमेशा दूरदर्शी होने की उम्मीद की जाती कि वो ऐसे फैसले लें जो भविष्य के लिए लाभदायक हो। ऐसा ना हो कि पीछे से चीजें ठीक करने की कोशिश की जाए। और वही हम अभी सिर्फ इसी में नहीं, एजीआर के केस में भी देख रहे हैं। वहां भी हमने चर्चा की थी, चलते चलते बता दें कि सरकार एजीआर की पॉलिसी भी बदलने की कोशिश कर रही है। इसके बाद रेवेन्यू शेयरिंग का जो नया फार्मूला बनाया जाएगा उसमें वो सब चीजें नहीं होंगी जो चीजें पिछली बार थी। और ये था हमारा आज का खर्चा पानी। ये हफ्ता खत्म हो गया, संडे को मिलेंगे, अर्थात में फिर आएगा सोमवार को खर्चा पानी। आप लोगों का अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।